अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस शो का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर वो अपने हम वतनों के साथ बातचीत कर सकें और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर सकें। इस शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि पूरी दुनिया से जो लोग हमें ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम हमारे पैनल में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एक्सपर्ट ओपिनियन को भी आप तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन और हमारी माहिराना राय जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है, कोरोना वायरस, इसलिए हमारे शोज़ की जो ये एपिसोड हैं ये ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के टॉपिक के ऊपर ही बनाई जा रही हैं। जी नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं तो आप हमें अपने ऑडियो और वीडियो मैसेजेस हमें सेंड करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। और अगर आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है तो अगर आप समझते हैं कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर अगर शेयर की जाए तो दूसरे लोगों का फ़ायदा हो तो हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भेजें। हमारे शो का मकसद ये भी है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से खौफ व हिरास पाया जा रहा है उसको कम से कम किया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि वो पैनिक और परेशान होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें और अपने फैमिलियों को अपने घर वालों को इस बीमारी से बचा सकें। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, आज के शो में हम आपकी बात करवाएंगे अमार अहमद से, जो कि जर्मनी में क्लिनिकल रिसर्च में काम कर रहे हैं और वो हमें ये बताएंगे कि ये वैक्सीनेशन क्या होती है और ये किस तरह बनाई जाती है। जी अमार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़की। जी अमार, आप ये बताएं कि ये वैक्सीनेशन होती क्या है और ये वैक्सीनेशन और जो नॉर्मल मेडिसिन या दवाई है उसमें क्या फ़र्क है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये सवाल अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं वैक्सीन या कोई मेडिसिन को। वैक्सीन बेसिकली वो दवाई है जो आप बीमार होने से पहले लेते हैं अपनी बॉडी को रिकवर रखने के लिए, जबकि जो दवाई होती है वो आप बीमार होने के बाद लेते हैं। तो वैक्सीन के सूरत में ये बात ये होती है कि वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है बॉडी में उस वक्त जब आप तंदुरुस्त होते हैं और आपकी बॉडी में उस वायरस के जो तकरीबन बिल्कुल डेड नहीं होते सेल, थोड़े से डेड होते हैं, मतलब इतनी उनकी ताकत ज़्यादा नहीं होती, उनको इंजेक्ट किया जाता है जिससे आपकी बॉडी उस रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है और वो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी को इस काबिल बनाती हैं, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को इस काबिल बनाती हैं कि वो उनका मुकाबला कर सके और फ्यूचर में कभी भी जब वो वायरस एक्टिव फॉर्म में आप पर हमला करे तो आपके पास वो एंटीबॉडीज़ या वो मुदाफ़ियाती निज़ाम हो जो उसका सही तरीके से मुकाबला कर सके। तो इस तरह वैक्सीन अपना एक्शन करती है किसी भी वायरस के खिलाफ, किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। कोई भी दवाई जो अब तक हम लेते आए हैं किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो वैक्सीन हो या चाहे वो कोई भी नॉर्मल दवाई हो, उसको बनने में अगर टोटल देखा जाए कम से कम भी 8 से 10 साल लगते हैं और ये 8 से 10 साल, 10 से 15 साल में भी तब्दील हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ की दवाई बना रहे हैं। जी, आप ये बताएंगे कि इसमें फेजेस कितने इन्वॉल्व हैं, कितने फेजेस में ये वैक्सीन बनती है? ये इसके नॉर्मली 4 फेजेस होते हैं जो हम साइंटिफिक कम्युनिटी को पता है कि क्लिनिकल रिसर्च में हम इसको 4 फेजेस में तकसीम किया जाता है। तो ये जो 4 फेजेस हैं इनमें फेज़ 1 में वो लोग आते हैं। फेज़ 1 एक बहुत क्रिटिकल फेज़ है बिकॉज़ इसके अंदर हमने उन लोगों को शामिल करना है जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और हमने इसमें चेक करना है कि जो हम वैक्सीन या कोई भी जो भी दवाई हम दे रहे हैं वो जानलेवा ना हो। क्योंकि इससे पहले वो दवाई या वैक्सीन सिर्फ जानवरों में चेक की जाती है और ये पहला स्टेप होता है जो कि फर्स्ट टाइम ह्यूमन, इसे कहते हैं फर्स्ट इन ह्यूमन केस होता है जिसे हम फेज़ 1 कहते हैं, जो कि हम चेक करते हैं पहली दफ़ा इंसानों के अंदर और ये बहुत ज़रूरी फेज़ होता है और इसमें सिर्फ बहुत कम पेशेंट्स लिए जाते हैं क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकती है। लाइक 5 से 10 लोग मैक्सिमम लिए जाते हैं और ये भी वेरी करता है कि आपके पास मॉलिक्यूल के बारे में आपको कितना इल्म है इससे पहले। अब जहाँ तक फेज़ 2 का सवाल है, तो फेज़ 2 में हम ना सिर्फ इस चीज़ का चेक करते हैं कि ये सेफ़ है, जो कि हम ऑलरेडी फेज़ 1 में चेक कर चुके होते हैं, बल्कि हम ये भी चेक करते हैं कि क्या वो दवाई इस काबिल भी है कि वो हमारे अंदर उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करे, क्या वो इफ़ेक्टिव हो हमारी बॉडी के लिए, उसकी एफ़िकेसी चेक करते हैं और सेफ्टी चेक करते हैं। तो फेज़ 2 इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हमें इसकी ना सिर्फ सेफ्टी बल्कि इसकी एफ़िकेसी को चेक करना है और ये भी चेक करना है कि क्या इस वक़्त
मार्केट में मौजूद जो इसके साथ की कोई भी दवाई या वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है उसके मुकाबले में ये कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। अगर वो उस मार्केट्स में ऑलरेडी अवेलेबल दवाई से ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी तब हम उसको सिलेक्ट करेंगे फेज़ 3 के लिए, अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज़ और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी हमने ज़हन में रखना है जो कि फ़ेज़ 3 में आ जाता है। फ़ेज़ 3 में हम क्या करते हैं, जो दवाई हमें लग रहा होता है, जो वैक्सीन या जो दवाई हम देखते हैं कि उसकी एफ़िकेसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है एज़ कम्पेयर टू ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन और मेडिसिन इन मार्केट, तो हम उसको फ़ेज़ 3 में लेके जाते हैं। फ़ेज़ 3 में हम जो लोगों की तादाद होती है वो हज़ारों में होती है, जबकि फ़ेज़ 2 में भी हम लोग कम रखते हैं क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं होता कि ये कितनी सेफ़ है और कितनी एफ़िशिएंट है। तो उसमें हम तकरीबन 100 से 200 के बीच लोग रखते हैं और फ़ेज़ 3 के अंदर फिर हम हज़ारों के हिसाब से लोग लेते हैं, 500 से 1000 के बीच लोग होते हैं इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं और जिन पे हम चेक करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को, यानी कोई भी एडवर्स रिएक्शन के होता है उस दवाई का कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं दवाई के हवाले से और या वैक्सीन के हवाले से। और उसके बाद एंड पे जाके हमारे पास आती है जब जो डेटा आता है उसकी सूरत में हम फिर डिसाइड करते हैं और वो एफडीए भी डिसाइड करता है कि क्या हम इसे अप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और वो फिर एफडीए अप्रूवल के बाद वो मार्केट ऑथराइजेशन के लिए रेडी होती है और उसमें फिर हम ये दवाई प्रेस्क्रिप्शन में भी देते हैं डॉक्टर्स, और इसके अलावा चेक किया जाता है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड कि क्या ये दवाई उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि ये फेज़ 2 और 3 में थी। जी, अमार, अभी आप ये कुछ इदारों का और अप्रूवल की बात कर रहे थे। ये कौन से इदारे हैं जो वैक्सीन को अप्रूव करते हैं, और क्या एक ही इदारा है जो पूरी दुनिया में इसको अप्रूव करता है, या हर ख़ित्ते में, हर मुल्क में अपने-अपने इदारे हैं जो वैक्सीन को अप्रूव करते हैं? देखिए ज़की, ये भी एक बहुत ज़रूरी एक स्टेप है जो कि जिससे गुज़रता है अप्रूवल के लिए, और वो कंट्री का अपना भी होता है, लेकिन जो मेन होता है एफडीए इस वक़्त जो है यूएसए की एफडीए, वो एक द मेन वो अप्रूविंग अथॉरिटी है जिससे अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है दवाइयों का। और इसके अलावा दूसरे नंबर इसके अलावा यूके की एक सेपरेट है जिसे कहते हैं एमएचआरए, मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीजीए, थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी तरह इंडिया और कनाडा और यूरोप की जो है वो ईएमईए है जो कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। सो ये सारी अप्रूविंग अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि हर कंट्री के हिसाब से उस जो दवाई बनती है जिस कंट्री में बन रही होती है उसको उस अथॉरिटी की जो रेगुलेशंस हैं उसके हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है। और ये भी आप सोच के हैरान होंगे कि हर अथॉरिटी 100% सेम रेगुलेशन नहीं होती, कहीं कुछ चीज़ें मना होती हैं और किसी मुल्क में कुछ चीज़ें मना नहीं होती। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल जो दवाई जिस कंट्री में बन रही होती है और जहाँ वो टेस्ट हो रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें देखना होता है कि क्या वो उस मुल्क की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस पे पूरा उतर रही है, और उसके बाद वो जाके एफडीए फाइनली जो एफडीए अप्रूव करता है उसको उस पर अमल करती है कि वो वहाँ से भी अप्रूव हो ताकि वो वर्ल्ड वाइड फैल सके, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ज़की, ये भी अप्रूवल में एक और चीज़ बताऊँ कि ये सिर्फ़ ये अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है इवन जब आपकी दवाई बनी भी नहीं होती, ठीक है? अभी फ़ेज़ 1 से ये अप्रूवल स्टार्ट हो जाए जब आप सोच रहे होते हैं कि ये हमने ह्यूमन्स में टेस्ट करनी है, उस वक़्त से ये अप्रूवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और उस वक़्त से स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप जो शुरू होता है कि आपने पहला पेशेंट लिया है तो आपको अप्रूविंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, आपको जो एथिक कमीशंस होते हैं डिफरेंट हर कंट्री में, तो आपको उनको बताना होता है कि हमने ये दवाई स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल रेडी किया जाता है, प्रोटोकॉल के बाद डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन साइट्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कॉन्टैक्ट किया जाता है उसके पेशेंट्स के हवाले से। और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और जो कि जिसके लिए जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग भी है किसी भी दवाई को या वैक्सीन को मार्केट में लाने की। यही वजह है कि हमें तकरीबन 8 से 10 साल एक नॉर्मल सी दवाई को लाने में लग जाते हैं, क्योंकि अब जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले 19 इवन 50s 1960s में इतने वो ज़्यादा नहीं थे, बिकॉज़ क्योंकि इसी वजह से काफ़ी लोगों की जान का नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उस वक़्त इन्फॉर्म्ड कंसेंट या क्या कहते हैं कि हम लोगों से जिन पे हम चेक कर रहे हैं उनसे भी हमें चाहिए होता है कि क्या वो चाहते भी हैं कि उन पे दवाई टेस्ट की जाए। इससे पहले ये भी रेगुलेशन नहीं थे, अब ये भी रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है जो हमारा अप्रूविंग प्रोसेस है। सो ये आई थिंक इसके बारे में हम एक सेपरेट एपिसोड कर सकते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि हम कौन-कौन सी अथॉरिटीज़ हैं और किन-किन स्टेप से गुज़रती गुज़रती है।
जी हमारा अभी आप ये बताएं कि जो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो लेट्स से अगर आज वैक्सीन बन जाती है, अल्लाह करे कि आज बन जाए वैक्सीनेशन इसकी कोरोना वायरस की, तो अगर आज ये वैक्सीन लोग यूज़ करते हैं तो क्या आज से 10 और 15 साल बाद क्या इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स कोई लॉन्ग टर्म में होते हैं, या ये इसको कैसे माहिरीन जो हैं वो कंसिडर करते हैं इस चीज़ को? देखिए सर कि जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं पिछले पास्ट 30-40 ईयर्स से, और टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप हो चुकी है, तो हमारे पास काफ़ी डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, के जो कि हम देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले कितने साल तक हम ये इफेक्टिव रहेगी दवाई। लेकिन फिर वही बात कि जो वायरस है उसके उसके अंदर भी एक सिस्टम है जो कि जिस तरह ह्यूमंस के अंदर सिस्टम है कि हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं अपने अगेंस्ट, इसी तरह वायरस के भी डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ डेवलप होते हैं, और वो अपनी हमारी जो वैक्सीन है या दवाई है उसकी इफेक्टिवनेस पे पूरा नहीं उतरते, और वो डिफरेंट होते हैं, और हमारी जो वैक्सीन है वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकती, पहचान नहीं सकती, जिसकी वजह से वो इतना इफेक्टिव नहीं रहती। सो या साइंटिस्ट पे काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वायरस भी टाइम के साथ साथ चेंज करता है अपनी जो डिफरेंट स्ट्रेन्स के हिसाब से, तो हमें डेफिनेटली 8-10 साल में दोबारा से रिसर्च को कंटिन्यू रिसर्च हो रही होती है, लेकिन हमें क्योंकि जब तक एक बड़ी एक जिस तरह वबा नहीं फैलती उस वक़्त तक शायद सबको अलर्ट नहीं होता, लेकिन साइंटिस्ट की इस पे नज़र होती है, वो देखते हैं कि टाइम के साथ-साथ जो-जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से वो मार्केट में तैयार रहें कोई भी वैक्सीन लाने के लिए या दवाई लाने के लिए। जी अमार, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने का। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो आप तक इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आप पहले ऑथेंटिकेट कर लें, तस्दीक कर लें। उसके बाद अगर तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट इदारों की तरफ से है या हेल्थ इदारों की तरफ से है तो आप उसको फॉलो करें। किसी भी किस्म की जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसको ना ही आगे फैलाएँ और ना ही उस पर अमल करें। एज़ वी टोल्ड यू अर्लियर कि इस शो का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने हमवतनों के साथ मिलाना है, और इस शो का मकसद ये भी है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक मायूसी की और एक पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है उसको हम कम से कम करें, और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिस पे वो अमल करके अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। और नाज़रीन, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से है तो आप हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें, हमें अपने ऑडियो वीडियो मैसेज भेजें ताकि हम सब मिल के इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें, और जिस वक्त जो पूरी दुनिया एक नेगेटिव और एक मायूसी की हालत में है उसको हम कम करें और लोगों के अंदर शऊर बेदार करें ताकि वो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। जी नाज़रीन, आज हमने बात की वैक्सीनेशन के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम अगली किसी एपिसोड में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के ऊपर बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के ऊपर कहाँ कहाँ और रिसर्च हो रही है, वो कौन से इदारे हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और इसकी वैक्सीन बनने में कितनी देर लग सकती है, और माहिरीन की इसके बारे में क्या राय है। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है और आप समझते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से, आपके स्किल से या आपके नॉलेज से दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। जी नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसको सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, तो अभी और इसी वक्त आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टे ट्यून विद अस, कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक हब। अपने होस्ट मुदस्सर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।